तो जिनके कृपा आशीर्वाद से मैं रोजी रोटी पाने के लायक हुई हूँ, उन पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के सम्मुख नतमस्तक हूँ। महाराष्ट्र से आई हूँ, या काशी नगरीला वंदन करते आणि माझं बोलणं अत्यंत संक्षिप्त स्वरूपात आपल्या पुढे मांडण्याचा प्रयत्न करते। महात्मा गांधी संभवतः एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध के बाद भारतीय विचारधारा को सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, मशीन संबंधी गांधी जी की अवधारणा, ट्रस्टीशिप, अस्पृश्यता, स्त्री दशा, इन और ऐसी ही कई मान्यताओं को लेकर बारीक विचार गांधी जी ने किया है। एक बात यहाँ स्पष्ट करनी अत्यंत आवश्यक है कि गांधी जी उपरोक्त संकेतित विचारों के आविष्कारक नहीं थे। अहिंसा, सत्याग्रह, नैतिकता का आग्रह, हृदय परिवर्तन की अवधारणा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारतीय मानस बहुत पहले से भली भांति परिचित था। लेकिन गांधी जी का ये श्रेय निश्चित रूप से है कि इन्हीं अवधारणाओं को लेकर गांधी जी ने इतना विचार किया, इनका इतना प्रचार प्रसार किया कि ये सारी अवधारणाएं गांधी जी के नाम से जन जन तक रिश्ती गई। मेरी बात के उदाहरण स्वरूप मैं ये उदाहरण देना चाहूंगी, मेरी बात को परिपुष्ट करने के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब गांधी जी के विचार आलोक में नहीं आए थे, तब भी परीक्षा गुरु में उन सारी बातों पर विचार किया गया था जो पश्चात लगभग 50 साल, 30-35 साल पश्चात गांधी जी ने कही। मूलतः गांधीवाद एक खांटी विचारधारा है। गांधी जी का वैष्णव मानस जिस वेद, पुराण, गीता, पुराण और उपनिषद से गठित हुआ था, उससे उपजी यह धारणा, इससे कोई भी खांटी भारतीय मानसिकता अछूती नहीं रह सकती। गांधी जी ने जिस तरह से सारे संसार को प्रभावित किया, उसी तरह से गांधी विचारों ने हिंदी साहित्य को भी पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया। भाई प्रत्युष जी ने उस पर विस्तार से विचार किया ही है। प्रेमचंद के संदर्भ में उन्होंने बात की है। मैं प्रेमचंद के संदर्भ में केवल एक वाक्य कहना चाहूंगी कि जो लड़ाई गांधी जी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लड़ रहे थे, वही लड़ाई प्रेमचंद साहित्य के क्षेत्र में छेड़ रहे थे। इसके उदाहरण स्वरूप सेवा सदन की बात हो, प्रेमाश्रम की बात हो, या कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, सभी उपन्यासों में गांधी जी की छाप बड़ी तीव्र देखी जा सकती है। कई उदाहरण इसके संदर्भ में दिए जा सकते हैं, लेकिन समय की किल्लत है जिसे मैं समझती हूँ। एक लोकप्रिय किंवदंती साहित्य के क्षेत्र में ये रही है कि गोदान तक आते आते प्रेमचंद जी का गांधीवाद से मोह भंग हो गया था और वो समाजवाद की तरफ उन्मुख हो गए थे। इससे परिपुष्ट करने के लिए आदर्श उन्मुख यथार्थवाद जैसी संकल्पनाओं पर भी बार बार बल दिया जाता है। इस संदर्भ में एक चीज कहना चाहूंगी कि गोदान की भी हम चर्चा करें, जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है यहाँ। गोदान की भी चर्चा करें तो वो गांधी विचारों का 100% अनुगमन करने वाली कृति महसूस होती है। गांधी जी ने एक बार स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा था, और आज का 21वीं सदी के दूसरे दशक की समाप्ति में स्त्री विमर्श की जो अवधारणा सामने आ रही है, या फिर नाओमी वुल्फ अपनी ब्यूटी मिथ जैसी पुस्तक में जिन बातों को विशेष रूप से अधोरेखित कर रही है कि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि महिलाएं कॉस्मेटिक एम्पावरमेंट हो रहा है। उस कॉस्मेटिक एम्पावरमेंट का संकेत आज 2020 में दिया जा रहा है। उसको बहुत पहले गांधी जी ने कहा था, और उन चीजों का अनुगमन गोदान की मालती करती है। गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं स्त्री के रूप में जन्मा होता तो पुरुष के इस दंभ के विरुद्ध कि स्त्री पुरुष के मनोरंजन की वस्तु है, मैं विद्रोह कर देता। अपने शौक और मन की वासना की गुलाम न बने। इसी तरह पुरुषों की भी दासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इत्र, तेल, क्रीम पाउडर, लेवेंडर और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों को धता बताइए। आप अपनी सुगंध फैलाना चाहती हैं तो वो आपके हृदय कुसुम से निकलनी चाहिए।
और यही बात गोदान की मालती करती है। सारे सौंदर्य प्रसाधनों को धता बताकर खादी धारण करती है। रूपा के विवाह में उसको चरखा भी भेंट देती है। धनिया भी गोदान की सूत कताई करती है। तो एक तरह से गोदान गांधीवाद से प्रेमचंद का मोह भंग नहीं था, बल्कि गांधीवाद को अधिक परिष्कृत रूप में अपनाना था। ठीक इसी तरह से आज का जो दलित विमर्श है, इस दलित विमर्श की भी गहराई से पहचान और पड़ताल करनी है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, जहाँ दलित मूवमेंट बहुत ज्यादा तगड़ी और अति तीव्र है। कई बार ये कई मर्यादाओं का अतिक्रमण भी कर जाती है। तो इनकी जांच पड़ताल करने की दृष्टि से मुझे लगता है गांधीवाद को नए सिरे से समझना बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने कहा था अछूतोद्यान के संदर्भ में कि हम 4 करोड़ हिंदुओं को अस्पृश्य मानते हैं, इस कारण उनको अवश्य विशेष और असाधारण कष्ट भोगना पड़ा है। उनके लिए न मंदिर है, न धर्मशाला है, न औषधालय है, न पाठशाला है। उनको हमने ऐसा गिराया है जिससे वह अपने मनुष्यपन को भी प्रायः भूल गए हैं और अपनी बात को ही आगे बढ़ाते हुए संभवतः प्रेमचंद ने कफन के घीसू माधव के अमानवीय होने की बात कही है और उनका अमानवीय हो जाना संभवतः इस सवर्ण समाज की दी हुई प्रचंड यातनाओं के परिणाम स्वरूप है। इस बात का संकेत ठाकुर का कुआं में भी, सरबती में भी प्रेमचंद देते हैं और एक जगह वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमारे मन में बड़ा सम्मान है, उन्हें कटु होने का पूरा अधिकार है। अगर वे हमारा सिर नहीं फोड़ देते हैं तो इसी को उनका बहुत बड़ा आत्मसंयम कहना चाहिए। आज दलित विमर्श जिस पड़ाव पर है, उस पड़ाव को समझने के लिए गांधी जी की ये बातें सूत्रात्मक रूप में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसके अलावा गांधी जी की बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्रसाद ने फॉलो किया है। गांधी जी की बहुत सारी बातें हैं जिनको जैनेंद्र न मानकर भी बहुत ज्यादा मान जाते हैं, जिसकी चर्चा भाई परितोष जी ने की है और लगभग सभी ने की है। खेत जैसी पत्नी जैसी कहानी या त्यागपत्र, दशार्थ, इनके माध्यम से, या फिर जैनेंद्र की सुनीता भी हरिप्रसन्न का इलाज जिस तरीके से करती है उसमें भी सत्याग्रह और अहिंसा बहुत प्रबल रूप से झलकती है। भले ही परख में वो गांधी जी का 100% अनुगमन नहीं कर पाते हैं। विवाह, स्त्री पुरुष संबंध, ऐसी चीजों को लेकर गांधी जी नैतिकता के आग्रही थे और जैनेंद्र की कट्टो जब विवाह करती है तो उसके हाथ में सूत की वरमाला भी है और बिहारी का बिना औपचारिक विवाह के वरण भी है। तो इस तरह से गांधी जी के विचारों का प्रतिबिंब और गांधी जी के विचारों का प्रतिरोध एक साथ जैनेंद्र के कथा साहित्य में उपस्थित हो जाता है। या फिर दशार्थ की रंजना अपने जैसे एक वेश्या जिस तरह से अपने वेश्या होने का स्पष्टीकरण देती है और कहती है कि आपको मालूम होना चाहिए ये दुकान नहीं, मेरी प्रयोगशाला है, एक चिकित्सालय है। तो वहां भी गांधीवाद के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। दशार्थ कई मायनों में गांधीवाद के विपरीत होने के बावजूद गांधीवाद की ही पुनर्रचना है। इसके अलावा सियाराम शरण गुप्त, उनकी कई सारी कहानियां, उपन्यास, अमृतलाल नागर की कई कहानियां और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें रेणु के बावन दास का उल्लेख अपरिहार्य रूप में करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रेमचंद ने रंगभूमि के सूरदास का भविष्य लिख डाला और उस माध्यम से गांधी जी का भविष्य भी वो सोच गए, उसी तरह से रेणु की बावनदास का भविष्य गांधी जी की मृत्यु के बाद रचते हैं। और एक बहुत अच्छा सूत्र यहाँ मिलता है कि मैला अंचल में जो चेखरिया पीर बनाकर पूजा जाता है बावनदास को, उसके संदर्भ में मैनेजर पांडे जी ने कहा था कि इधर हम लोगों को पूजकर उसकी विचारधारा को खत्म कर देते हैं और उसको किसी मंदिर, मस्जिद, किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाकर, ऊंचे स्थान पर बैठाकर उसकी विचारधारा का कत्ल कर देते हैं। लगभग कुछ उसी तरह से गांधी जी के साथ भी हो रहा है। उन्हें महात्मा बनाकर उनके विचारों की हत्या करके बाकायदा उनके राजघाट पर पूजा जा रहा है।
इसके भी संकेत हिंदी साहित्य में पर्याप्त मात्रा में, हिंदी के कथात्मक साहित्य में, कहानी उपन्यासों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। एक विचारणीय बात अनुसंधान के लिए एक अच्छा विषय हो सकता है कि क्यों 1960 से लेकर नई सहस्त्राब्दी के आगमन तक गांधीवाद साहित्य पटल से अनुपस्थित रहा। इस पर विचार करना होगा। और गांधीवाद के महत्व को अधोरेखित करने वाली ही एक और बात ये रही है कि जिस तरह से भूमंडलीकरण आया, निजीकरण आया, बाजारवाद आया और इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। उदारीकरण ने भयंकर उपभोक्तावाद को, बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। और ऐसे में फिर से मुन्ना भाई MBBS के माध्यम से और पूरे मुन्ना भाई सीरीज के माध्यम से गांधीवाद, गांधीगिरी बनकर चलता फिरता साहित्य कहलाने वाले सिनेमा के पर्दे पर फिर से अवतीर्ण हो गया। और फिर से पहला गिरमिटिया से गांधीवाद की तरफ हमारा रुझान हो गया। एक अंतिम संकेत मैं देना चाहूंगी। 2019 में प्रकाशित हुआ एक उपन्यास, कृष्णा सोबती का उपन्यास चन्ना, माना कि वो 54 में लिखा गया था, लेकिन 2019 में उसे प्रकाशित करने की दरकार महसूस हो, इस दृष्टि से उसकी प्रासंगिकता को भी नकारा नहीं जा सकता। तो चन्ना की नायिका चन्ना को उपन्यासकार कृष्णा सोबती ने बहुत हद तक गांधी जी के रंग में रंग डाला है। चन्ना का गांव के प्रति असाधारण प्रेम वो कमल से कहती है कि कमल, मैं स्वयं ग्रामीण हूँ, मैं वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं पर पली हूँ, मेरे इन कपड़ों के अतिरिक्त मैं जो कुछ भी हूँ मैं ग्रामीण हूँ। तो कमल व्यंग्य करता है कि गांव गांव क्या गांधी जी के प्रभाव में हो, तो वो कहती है कि क्या गांधी के कहने से मैं अपने गांव को पहचानूंगी? मैं तो अपने गांव को अपनी आंखों से देख रही हूँ। माना कि कृष्णा जी चन्ना को गांधीवाद का प्रभाव स्वीकार करने नहीं देती, लेकिन चन्ना का छुआछूत के लिए विरोध, चन्ना का सत्याग्रह, तर्क और बुद्धि के बजाय हृदय और भावनाओं को उसका अहम मानना, पराधीनता को लेकर उसका दुख, और यहाँ तक कि अपने नाना के हत्यारे भागे के पास भेंट के रूप में घड़ी भेजने का उसका निर्णय, सारी ही चीजों से गांधीवाद स्पष्ट रूप से झलकता है। प्रवासी साहित्य पर इस समय बहुत ज्यादा बहस हो रही है। प्रवासी साहित्य में अब गांधी जी का अवतरण बार बार देखा जा रहा है। विमर्शों के अतिरेक में डूबते उतराते साहित्य में पुनः गांधी जी के विचारों की दस्तक सुनाई दे रही है। सहितस्य भावा साहित्यम का निर्वहन करने हेतु दृष्टा साहित्यकार फिर से गांधी दर्शन की तरफ मुड़ रहा है, और ये संकेत भी कम शुभ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।